ठीक है। उससे कुछ समय पहले इन्होंने पेशवाओं के साथ क्या की भाई, संधि की। किन के साथ है? पेशवाओं के साथ है संधि। ठीक है। और उस संधि में जो अवध के नवाब हैं उसने 50 लाख रुपए किसको दिए? पेशवाओं को। कितने पैसे दिए? 50 लाख रुपए। किस एवज में? कि अगर अहमद शाह अब्दाली हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है, या जो जाट शासक है वो अगर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, या कुछ जगह पे अफगान शासक थे भारत के अंदर, क्या थे? अफगान शासक, अगर वो इस पे हमला करेंगे, किस पे? अवध के ऊपर, तो आप क्या करोगे? हमारी रक्षा करोगे। ये संधि किसके साथ हुई? पेशवाओं के साथ। किन के साथ हुई? पेशवाओं के साथ। ठीक है। और इसके अलावा दो चीजें और, कि जो पंजाब और सिंध है, दो प्रांत थे, कौन कौन से? पंजाब और सिंध। ठीक है। इनके ऊपर जो दो कर थे, एक तो कौन सा था? चौथ, दूसरा सरदेश मुखी। ठीक है। ये अधिकार दे दिए गए किसके? किनको? पेशवाओं को। किनको दिए गए अधिकार? पेशवाओं के। कहां कहां के? पंजाब और सिंध से आप क्या करोगे? चौथ और सरदेश मुखी वसूल कर सकते हो। चौथ क्या होता था भाई? जो मराठा थे उनके अधीन जो भूमि आती थी उस पे जो कर होता था वो कौन सा होता था? चौथ और सरदेश मुखी। तो इसका मतलब क्या हुआ भी? जिन जगह पे चौथ दिया गया, इसका मतलब वो क्षेत्र किसके अधीन हो गया? मराठों के अधीन हो गया। ठीक है। ऐसा नहीं है भी केवल ये क्या कर रहे हैं भी, यहाँ पे भी शासन तो कर रहे हैं अवध वाले, और मराठों को क्या मिल रहा है? उनका कर मिल रहा है। इन पे पूरी तरह से अधिकार किनका हो गया? पेशवाओं का या मराठों का। पेशवा पता है कौन थे? कौन होता था पेशवा? ये नाम सुना है पहले किसी ने? सुना है? एक आपने मूवी देखी होगी, उसमें एक ठीक है, उसमें किरदार होता है कि बाजीराव और मस्तानी का। ठीक है। उसमें जो बाजीराव है वो कौन था? एक पेशवा था। अगर आपको प्रशासन की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करनी है, मराठों का प्रशासन कैसा था, तो ये मूवी देख लेना आप। इसमें आपको पता चल जाएगा भी किस तरीके से कौन कौन व्यक्ति काम करते थे, पेशवा कहाँ काम करता था। ठीक है। अगर मराठा शासक है तो वो कौन होता था, किस तरीके से वो काम करता था, प्रशासन कैसा था उस वक्त पे। ठीक है। इससे काफी सारा अंदाजा लग जाएगा आपको किसके बारे में? मराठों के बारे में। ठीक है। तो ये नहीं है अभी सारी मूवीज हैं वो अच्छी नहीं होती, कुछ मूवी में हमें क्या है, प्राचीन भारत की झलक मिल जाती है। ठीक है। एक आपने ये मूवी देखी होगी PS1 और PS2, किस किसने देखी है? पोनियान सेल्वन 1, पोनियान सेल्वन 2 देखी किसी ने? देखो, इतिहास की जानकारी के लिए भी थोड़ी सी आपकी रोचकता बनी रहे इतिहास के साथ, तो ये जरूरी है। ठीक है। अगर आपको इतिहास के जो सबसे कंफ्यूजिंग शासक हैं, चेर, चोल और पांड्य, अगर इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो ये दो मूवी आप देख सकते हो। ठीक है। और ये साउथ की है अभी अपने भारत की। ठीक है। कौन से हिस्से की? साउथ रीजन की है। ठीक है। तो ये देख लेना एक बार आप दोनों मूवी, तो इसमें आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। बाजीराव मस्तानी से किसके बारे में चल जाएगा? मराठों के बारे में। ठीक है। और एक मूवी है मोहनजोदारो। ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा किसके बारे में?
हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो कुछ मूवी हैं अच्छी हैं जो रियलिटी में, देखो पूरी कहानी सही भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, कहीं आप सारी इसकी सच मान लो। बस आपको पता चल जाएगा भी प्रशासन है, व्यापार है, कैसे हो रहा है। इसको देखो ना मोहनजोदारो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें ना जैसे भी एक सींग वाला घोड़ा दिखाएंगे वो लोग, वो उसको अद्वितीय चीज मानते हैं। तो इसे क्या पता चलेगा भी उन लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। व्यापार में कभी कभी क्या होता है कि जो वो होगा बाजार, उसमें कभी कभी घोड़े आएंगे तो वो देख के चौंक जाएंगे, उसको भी ये क्या चीज आ गई, हमने कभी देखी नहीं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा उनको जानकारी नहीं थी घोड़ों की। यही चीज हम पढ़ते हैं सारे। लाजवर्धमणि है, वो कैसा होता था, कैसा दिखता था, तो वहां पे विजुअलाइज किया हुआ सारा का सारा, तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन सब के आपस में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहानी कैसी भी हो, बस आपको पता है, ध्यान में रखना है भी ऐसा ऐसा साम्राज्य था दक्षिण भारत में, इन आपस में इनके काम लड़ाई झगड़े चल, नाम सेम मिलेंगे सारे, ठीक है। जो नाम इनके थे रियलिटी में, उसके लगभग समान नेम कहाँ मिलेंगे, इस मूवीज में मिलेंगे आपको, ठीक है। और इसके बारे में कहानी अलग से है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेम कहानी, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि उस समय पे शासन प्रशासन कैसा था, तो उसे थोड़ी सी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। शासक का वो पेशवा रखते थे, पेशवा एक वजीर की तरह होता था। क्या होता था, वजीर की तरह। वजीर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। भी प्रमुख कौन रहेगा, क्योंकि एक समय के बाद क्या होगा, पेशवा शासन करने लग जाएंगे भाई, ठीक है। और जो ये बाजीराव है, इसके बारे में कहा जाता है इसने अपनी जिंदगी में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, सारे के सारे युद्ध इसने जीते थे भाई, ठीक है। तो इनके बारे में आपने देख लेना है। तो दो चीजें मिल गई भाई संधि से, क्या क्या मिला, एक तो 50 लाख रुपए, क्या हो गया 50 लाख रुपए। दूसरी क्या होगी, दो, एक तो पंजाब और सिंध पे क्या मिल गया भाई, चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और मिली उनको भाई, ठीक है, जो आगरा वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसके भी क्या मिल गए इनको, दीवानी राइट्स मिल गए भाई। आगरा वाला क्षेत्र है उसके भी क्या मिल गए, दीवानी राइट्स। अब देखो आगरा है वो दिल्ली के आसपास है, महाराष्ट्र के हिसाब से तो दिल्ली के पास ही है, क्योंकि महाराष्ट्र तो बहुत दूर है दिल्ली से। तो जब मराठा जाएंगे कहाँ पे, आगरा वाले क्षेत्र में जाएंगे, वहां पे शासन करेंगे, तो जो विरोधी होंगे अवध के नवाब के, ठीक है, अवध का नवाब था सफदरजंग, उसके जो विरोधी थे उन्होंने क्या कहा भी अगर आप यहां आओगे तो हम क्या करेंगे, आपको पूरा अवध दिलवाएंगे, साथ में इलाहाबाद और दिल्ली भी, ठीक है, क्योंकि संधि हो रखी है इनकी पहले ही। तो जो इस सफदरजंग के जो विरोधी हैं वो क्या कहेंगे कि हम आपको पूरी अवध की सूबेदारी या दीवानी दिलवाएंगे, साथ में क्या दिलवाएंगे, इलाहाबाद की ओर दिलवा देंगे, और आप चाहोगे तो दिल्ली पे भी कब्जा कर सकते हो। अब इतना बड़ा देखो, अवध है एक प्रोविंस है, एक प्रांत है, उसमें से दो जगह मिल गई आपको, ठीक है, और दूसरे कह रहे हैं हम सारा अवध ही दिलवा देंगे आपको, तो कुछ तो मन में खोट आएगा। तो क्या करेंगे भी फिर मराठा, संधि तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ देंगे भाई, संधि क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इसी वजह से जो 1761 का जो युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा, उस युद्ध में अवध के नवाब ने भाग नहीं लिया था मराठों की तरफ से। इससे पहले मैंने आपको बताया था भी जब भी युद्ध हो रहा था तो अवध का नवाब क्या था, उनका साथ दे रहा था,
तो ये ध्यान रखना है, कहानी याद रहनी चाहिए आपको भी, भाग क्यों नहीं लिया, क्या वजह रही होगी उसकी। तो क्या वजह रही? अरे अब तो बता दिया, अब तो बता सकते हो, मैं कौन बोला नहीं चेकिंग कर लो। सफदरजंग है, इसके बाद कौन बनेगा भाई? नवाब ठीक है, कौन बनेगा नवाब? कब बनेगा ये? 1754 में। (1759) में भी एक घटना होगी। कब? 1759 में। ठीक है, मोहम्मद शाह का वजीर था इमाद उल मुल्क। कौन था वजीर? इमाद उल मुल्क। ठीक है, इसने क्या किया भाई? मोहम्मद शाह को निकाल दिया, कहां से? दिल्ली से। मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह को क्या कर दिया? दिल्ली से क्या कर दिया भाई? निकाल दिया। ठीक है, जब इसको निकाला मोहम्मद शाह को दिल्ली से, किसने? इमाद उल मुल्क ने। तो शुजाउद्दौला ने क्या किया? अभी इसकी सहायता की। क्या की? सहायता की। किसकी? मोहम्मद शाह की। ठीक है, किसको हटाने में? इमाद उल मुल्क को हटाने में। और ये क्या करेगा शुजाउद्दौला? दोबारा शासक बनाएगा दिल्ली का। किसको? मोहम्मद शाह को। तो इसके बाद क्या हुआ? अभी 1759 में क्या बना? फिर दोबारा शासक बनाया। किसने भाई? दोबारा शासक कौन बना? मोहम्मद शाह। क्या क्या देखना था बताओ, मैं बता देता हूं। शुजाउद्दौला ने सहायता की थी मोहम्मद शाह की इमाद उल मुल्क को हटाने में दिल्ली से। ठीक है, मोहम्मद शाह शासक बना दोबारा शुजाउद्दौला की सहायता से। किसकी सहायता से? शुजाउद्दौला की सहायता से। ठीक है, तो मोहम्मद शाह ने क्या किया? अभी फिर जब इसने इसकी मदद की तो मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। वजीर किसको किया भाई? शुजाउद्दौला को। ठीक है, किसको वजीर नियुक्त किया? शुजाउद्दौला को। अब क्या होगा 1761 में? क्या होगा अभी? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी, कौन सी? पानीपत का तीसरा युद्ध, तब मराठों की सहायता कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा अभी सहायता? शुजाउद्दौला। ठीक है, कौन सहायता नहीं करेगा? शुजाउद्दौला। सहायता नहीं करेगा अभी। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध भाई?
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हार किसकी होती है इस युद्ध में? मराठों। और इसके बाद फिर एक प्रमुख युद्ध और होगा 1764 में। कब होगा भाई? 1764 में। कौन सा? हाँ, ईस्वी में बक्सर का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। और इस तरफ कौन थे? शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और शुजाउद्दौला। ठीक है, हार किसकी हुई? इन तीनों की क्या होगी भाई? हार। ठीक है, और इसके बाद क्या की जाएगी? इलाहाबाद की संधि की जाएगी भी। ठीक है, और उस संधि के अलग अलग प्रभाव रहेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और संधि आपने ध्यान में रखनी है, बनारस की संधि। कौन सी संधि? बनारस की संधि। ये भी किसके साथ हुई थी भाई? शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, ये ना आगे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो अंग्रेज क्या करेंगे? और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे शासकों को। जितने भी शासक हैं उन सबको क्या करेंगे? धीरे धीरे उन पे और कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो इसी आवेज में एक संधि होगी, बनारस की संधि। कब? 1773 में। ठीक है, कब होगी? 1773 में। और उस वक्त अंग्रेजों की तरफ से कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 में कुछ हुआ था भाई? बोल बोल, कोई नहीं, उसको सही कर लें आप। कौन सा एक्ट? रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट तो बहुत बाद में आएगा, जब हम आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ेंगे उनके अंदर आएगा। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे रोल्ट एक्ट के बारे में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? क्या होता है भी रेगुलेट करना? मुंह धो ले प्रियंका जी आपने, क्या सो जा। हाँ भाई, क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट? ये पढ़ेंगे हम आगे सारे। और वैसे पढ़ रखे होंगे आपने, तो ये उसमें आते हैं। हाँ, आते हैं भी राजनीति के अंदर। ये जब आपने सबसे पहले पढ़ा होगा संविधान को, तो सबसे पहले यही करवाया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जब करते हैं संविधान की, तो ये चीजें सारी बताई जाती हैं। किस किस ने पढ़ा इसके बारे में? एक और, अब ये मत करना, मैं पूछ लूंगा अमित सर से भी आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब देखो सारों ने हाथ खड़े कर लिए। रेगुलेट करना किसी चीज को, क्या करना? रेगुलेट। तो कंपनी क्या थी भी? कंपनी है व्यापार कर रही थी, और सबसे बड़ा जो कारण था रेगुलेटिंग एक्ट लेके आने का, वो था भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया था कंपनी के अंदर। ठीक है, निजी कंपनियां थी। ठीक है, सब पूरी निजी कंपनी थी। इसमें जो निजी व्यापार कर रहे थे जो लोग, वो क्या करने लगे भाई? कंपनी को फायदा कम पहुंचाने लगे, अपने खुद का निजी व्यापार ज्यादा करने लगे। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, उसमें क्या है भी? जवाबदेही तय की गई लोगों की भी, अलग अलग से अधिकारी बनाए गए भी,
हर अधिकारी का क्या होगा, काम ये होगा भी आप चीजों को देखोगे और आपके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी होगी। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। ठीक है, ये पढ़े होंगे सारे। ठीक है, पता नहीं है बस, ये मैं सारे करवाऊंगा आपको। ठीक है, शुरू से लेके अंतिम वायसराय तक। अंतिम वायसराय कौन था भारत का भाई? अंतिम वायसराय भारत का ये नाम किसने सुना है? सुना है? ये था, यही आंसर या नहीं है? ठीक है, प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला सी राजगोपालाचारी। अंतिम वायसराय ये है। अंतिम अंग्रेज आपसे पूछ ले तो ठीक है, एक लड़की थी, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, उसने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का। ठीक है, उसमें पूछा गया था उससे, ठीक है, किसी गवर्नर जनरल के बारे में, तो उसने लॉर्ड नहीं लगाया, सीधा बोल दिया वेलेजली बोल, जैसे लॉर्ड वेलेजली है या लॉर्ड डलहौजी जिसको बोलते हैं, उसने डलहौजी बोल दिया। ठीक है, तो जो पैनल था उसके साथ बहस हो गई उसकी, उस लड़की की। तो उस लड़की ने कहा कि मैं इनको लॉर्ड क्यों बोलूं भाई, क्योंकि लॉर्ड उपाधि थी, उनका नाम नहीं था ये। ठीक है, अभी हर के आगे जो लॉर्ड है वो क्या थी, उनकी उपाधि दी जाती थी उनको संसद के द्वारा या वहां के स्थानीय जो नागरिक थे जिनका प्रभाव था ईआईसी के ऊपर वो। ठीक है, तो उसने कहा भी इन्होंने क्या किया, भारत पे शासन किया, भारत के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, इतने सारे लोग शहीद हुए, और मैं इनको लॉर्ड का मतलब समझते हो सारे, किसको बोलते हैं लॉर्ड? भगवान को। लॉर्ड का हिंदी में मीनिंग हम निकालें तो क्या आता है? भगवान। इन्होंने इतने सारे काम किए, हम इनको भगवान क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, और कहते हैं भी 2-3 जगह मैंने सुना भी है, उसकी बात मानी भी गई पैनल द्वारा, बात सही रखी है भी हम लॉर्ड क्यों कहें इनको भाई, ये उन जो लोग हैं वो कहें। जैसे एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। ठीक है, ये चीज जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको यही सही करना है कि उसने समुद्री रास्ता खोजा था, न कि भारत को खोजा था। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे तो आपको पहले यही करना है भी, उसको क्या करना है, सही करना है भी। आप क्या हो, आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो भी, इसका सही क्वेश्चन ये है और उसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा सारे के सारे, क्योंकि अभी जो आधुनिक भारत हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे आएंगे, ये प्रमुख जो रहेंगे उनको पढ़ेंगे, जिनका प्रभाव और जिनके वजह से क्या है कुछ चीजें बदली हैं जो। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड माउंटबेटन है, मैकाले है, ठीक है, डलहौजी है, तो इन सब कुछ एक हैं जो बीच में जो प्रमुख रहेंगे, उनके बारे में ज्यादा से, और जो बाकी बच गए उनको थोड़े थोड़े उसके बारे में समय काल पढ़ लिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर क्या चलेगा, महाभियोग चलेगा। ठीक है, तो बनारस की संधि हुई तो वारन हेस्टिंग्स, और इस एक्ट के तहत किसके साथ संधि की गई, सुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, तो दो चीजें आपको पता चल गई भी इससे। सुजाउद्दौला क्यों ध्यान में रखना है, एक तो आपको रखना है बक्सर के युद्ध के हिसाब से, ठीक है, और एक इलाहाबाद की संधि और एक बनारस की संधि। बनारस की संधि किसके साथ हुई है, वॉरेन हेस्टिंग के साथ। ठीक है, और इसी वॉरेन हेस्टिंग पे 1781 में क्या चला भाई, महाभियोग। ठीक है, किस पे चला महाभियोग भाई, वॉरेन
हेस्टिंग्स, एकमात्र ऐसा व्यक्ति या ऐसा गवर्नर जनरल जिसपे महाभियोग चला था, तो वो कौन था भाई? क्यों चला? क्योंकि जो बनारस की संधि थी, ठीक है, उस संधि में क्या शर्त रखी गई भी जो बेगम होती थी, ठीक है, अवध की, ठीक है, अवध की जो बेगम होगी उनके पास जितनी भी संपत्ति रहेगी, ठीक है, उनके पास जो संपत्ति रहेगी उसकी रक्षा का दायित्व किसका होगा भी? रक्षा कौन करेगा भी? अंग्रेज करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज। और कुछ समय के बाद इसने ही एक व्यक्ति को भेज दिया, लूट लाओ भाई जो कुछ भी उनके पास, ठीक है। तो संधि की जो शर्त थी वो क्या कर दी थी? इसने तोड़ दी थी और संपत्ति लूट ली थी किसकी? अवध के अंदर जो बेगम होती थी उनकी। और इसी वजह से क्या चला इनके ऊपर? महाभियोग। और दूसरी बात क्या रहेगी भी? ठीक है, कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी संपत्ति अचानक से क्या होगी? बढ़नी शुरू होगी, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी सैलरी 30,000 रुपया 40,000 रुपये है पर मंथ की, ठीक है, और उसकी संपत्ति वो अगर कहीं पे शो कर रहा है तो वहां पे 20-30 करोड़ रुपए दिखा रही है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से क्या कर रहा है? पैसे की क्या है? कमाई कर रहा है। अभी 40,000 की सैलरी में 20 करोड़ रुपए क्या इकट्ठे नहीं हो सकते? नॉर्मल सी बात है, ये तो स्वाभाविक है। इनके साथ भी ऐसा हुआ भी, जो इनके सैलरी जो मिल रही थी, जो वेजेज इनको मिल रहे थे, उससे बहुत ज्यादा इनके पास क्या होगी? संपत्ति। अभी यहां से जाते सारे, और जैसे लंदन में गए, इंग्लैंड में गए, वहां पे क्या है? उसको शो ऑफ करना शुरू कर दिया भी हमारे पास पैसा क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो कंपनी के जो मैनेजर थे या डायरेक्टर जो थे EIC के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको शक होना शुरू हुआ भी ये कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है। तब वो 1773 का क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ गई इस पे महाभियोग क्यों चला भाई? ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है, सुजाउद्दौला से इसने एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसका नाम है इमामबाड़ा, ठीक है। और ये कहां है? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा किसके लिए यूज होता था भाई? नवाज वगैरह के लिए, ठीक है। एक, ठीक है, एक त्योहार है मुसलमानों का, मुहर्रम। उसके समय पे जब नवाज वगैरह होती थी वो कहां पे होती थी? इमामबाड़ा। और इसकी खासियत है भी इमामबाड़ा की, इसकी जो छत है, वैसे बहुत बड़ा है ये, लेकिन इसके अंदर क्या है? एक भी पिलर नहीं है, ठीक है। ठीक है, पिलर नहीं है इमामबाड़ा के अंदर, ये ध्यान में रखना आपने। बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी क्या है? इसकी छतें बगैर पिलर के बनाई गई है। तो सुजाउद्दौला से क्या ध्यान में रखना है? इसने किसका निर्माण करवाया था भाई? इमामबाड़ा का, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या हुआ? 1801 में ठीक है, सहायक संधि के द्वारा क्या कर लिया गया? अवध को किस में मिला लिया गया भाई? अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। क्या थी सहायक संधि? मैंने बताया था आपको,
क्या थी सहायक संधि? कुछ कुछ याद आ रहा है प्रियंका को, बस बताती नहीं है ये। हाँ भाई, सहायक संधि। पूनम, निर्मल, सहायक संधि के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो पहले तो बताया कि नहीं बताया? तो बता दो फिर, जो भी जैसा भी आपको याद आ रहा हो। से पहले ये बताओ, सहायक संधि कौन करता था? ठीक है, कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे, समय समय के साथ अलग अलग राजाओं के साथ। ठीक है, क्या करेंगे? अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के साथ। सहायक संधि में क्या होगा कि एक तो आप क्या करोगे, भी अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी आपको। क्या रखनी पड़ेगी? अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? अंग्रेजी सेना रख रहे हैं, रखवा रहे हैं भाई, जिस पे भी इन्होंने सहायक संधि जिसके साथ की, तो शासक के पास क्या रहेगी? उसके दरबार में अंग्रेजी सेना रहेगी। और उसका जो वहन है, वहन समझते हो? उसका जो खर्चा होगा रख रखाव का, सेना का, वो कौन वहन करेगा? जो शासक है जिसके दरबार में वो। ठीक है, जैसे अभी अवध के साथ हुई है, तो कौन करेगा भाई? ठीक है, जिसके साथ भी सहायक संधि हो रही है वो शासक क्या करेगा? सहायक संधि के हिसाब से अंग्रेजी सेना रखेगा, उसका खर्चा सारा वही तय करेगा। ठीक है, अंग्रेजों के अलावा, ठीक है भी, कोई भी यूरोपीय कंपनियों के या यूरोपीय कंपनी का व्यक्ति राजा दरबार में नहीं रखेगा। वैसे हम इसको है ना अच्छे से पढ़ेंगे आगे, बस एक बार क्यों बार बार आ रही है तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए क्या थी सहायक संधि। ठीक है, दरबार में नहीं रखा, केवल रखा अंग्रेज रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजों को रखना है, अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को वो क्या है, दरबार में नहीं रखेंगे। ठीक है, और अधीनता स्वीकार करनी होगी, किसकी? अंग्रेजों की। अधीनता स्वीकार करनी होगी। किसके तहत? सहायक संधि के तहत। ठीक है, और क्या ध्यान में रखना आपने इससे कि जब भी युद्ध होगा, ठीक है, जिसके साथ भी सहायक संधि हुई है वो राजा क्या करेगा? मदद करेगा, युद्ध चाहे किसी के साथ हो। ठीक है, चाहे किसी फ्रांसीसी कंपनी, सॉरी यूरोपीय कंपनी के साथ हो रहा हो, चाहे किसी भारतीय या शासक के साथ हो रहा हो, तो युद्ध में सहायता करनी पड़ेगी किसको? उस शासक को, उस अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो मोटी मोटी कहानी क्या है, ये है किसकी? सहायक संधि की। अब किसको फायदा हो रहा है इसमें भाई? सारा फायदा अंग्रेजों का हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, एक तो सेना नहीं रखनी पड़ रही, सेना खुद की है, और खर्चा कौन उठा रहा है? जिस शासक के साथ सहायक संधि हुई है वो उठा रहा है। दूसरी बात, अब कोई शासक है वो क्या हो गया, उसके ऊपर डिपेंड हो गया भी अंग्रेजों के ऊपर, क्योंकि सेना कैसी होगी?
अंग्रेजी सेना होगी। अब अंग्रेज अपने सैनिकों को बोल दें भी आपको युद्ध में भाग नहीं लेना, तो वो लेंगे भाग? तो नॉर्मल सी बात है, जो भी शासक रहेगा जिसने सहायक संधि की, वो क्या हो गया? डिपेंड होगा किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए क्या बनाएगी ये सहायक संधि चलाई गई भी। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे अच्छे से, किन किन राज्यों के साथ कब कब हुई। ठीक है, किसी ने मना किया कि नहीं किया, नहीं किसी ने की तो उसके साथ अंग्रेजों ने क्या सलूक किया, ये चीजें हम क्या पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और जो अंतिम नवाब रहेगा भी 1857 तक जो, वो रहेगा, आपसे बस इतना ध्यान रखना है, वाजिद अली शाह। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना है। वाजिद अली शाह ये क्या था भाई? अंतिम नवाब था। किसका? अवध का अंतिम नवाब। ठीक है, तो ये हो गया अवध। नेक्स्ट है भी आपका नाम सुना है? ठीक है, मैसूर कहां पड़ता है भाई? जहां पे जहां पर अब कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक के आसपास कौन कौन सी स्टेट है भाई? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र लगता है कर्नाटक के? लगता है पर शायद, हाँ भाई लगता है महाराष्ट्र, पता नहीं। हाँ भाई आप, मैं आपका नाम भूल गया। हाँ सुशीला, लगता है सुशीला महाराष्ट्र, शायद लगता है। पूजा लगता होगा। निर्मल लगता है, लगता है। विक्रम हाँ या ना, लगता है या नहीं? हम तो उस पाले में हैं, यहां गए तो इधर, यहां गए तो इधर। लगता है के बिरोजी। मैप है इंडिया का। ठीक है, ब्लैंक मैप लो, उसको भरो एक बार आप। ठीक है, ये याद रखना है, सारों ने पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, भी आपसे पूछ लेंगे भी इनमें से, जैसे यूपी है तो यूपी का नाम देंगे, भी इनमें से किस राज्य की सीमा यूपी से लगती है या नहीं लगती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज याद रहनी चाहिए आपको, भी किस स्टेट के साथ किस स्टेट की बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है, और वो कब याद होंगी? जब आप ब्लैंक मैप लोगे, उसको भरोगे। ठीक है, गोवा की लगती है भाई? कर्नाटक के साथ गोवा लगता है नहीं लगता? मुश्किल है जी। लगता है। ये क्षेत्र है, ये किसका है? गुजरात। ये ज्यादा छोटा नहीं हो गया भाई? ये ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ये साइज कर दिया इसका भाई हमने, ये होना चाहिए
इतना तो बहुत है, चलो ठीक है, इस पे करते हैं आप। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे यहाँ पड़ता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे इस कोने पे क्या लगेगा आपका, गोवा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्षेत्र है, ये किसका है, ये है आपका कर्नाटक का। फिर ये सारा रीजन केरल का। ठीक है, ध्यान रखना भी एकदम से एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन एक अंदाजा लग जाएगा आपको। ये क्या हो गया, तमिलनाडु। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है बीच में, क्या है, तेलंगाना। और इधर क्या लग जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश। ऊपर ये उड़ीसा, सही है। ये फिर बीच में मध्य प्रदेश, बीच में थोड़ी आएगा। यहाँ पे जो ये रीजन होगा, ये किसका होगा फिर, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ध्यान में रखना आपने। ठीक है, अच्छा ये भी कन्फर्म देख लेना कौन कौन से स्टेट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहेगा, वो याद करना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कौन कौन सी स्टेट लगती है, नहीं लगती। गोवा क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो ये जो रीजन है आपका कौन सा रहेगा, ये सारा रीजन जो अब है ये रहेगा आपका कौन सा, मैसूर वाला क्षेत्र। ठीक है, अवध का हमने पढ़ा, वो क्षेत्र कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, अवध वाला क्षेत्र। मराठे कहां शासन करेंगे भी, इस रीजन में। यहां पे क्या करेंगे, कौन करेगा शासन भाई, इस पूरे इलाके में यहां पे मराठे करेंगे भी, मराठा जो है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं कार्नाटिक या कर्नाटक उस समय पे। ठीक है, ये रीजन कौन सा है, कार्नाटिक युद्ध बोलेंगे या कर्नाटक का। यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, 4 युद्ध होंगे। ठीक है, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के। किनके, अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के। ठीक है भाई, मैसूर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, शुरुआत करके नहीं छोड़ेंगे हम इसको, 2 क्लास होगी पूरी, तो एक कल और एक परसों इसको कंप्लीट कर देंगे सारे को। ठीक है।